नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। धरना, बैठक, बातचीत, चेतावनी, अब तक सब कुछ हो चुका है और हो रहा है, मगर समाधान कोई नहीं निकलता नजर आ रहा। किसान सड़कों पर हैं क्योंकि रास्ता नहीं निकल रहा है। आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। डायलॉग अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुके हैं, मगर 8 जनवरी को दोनों हाथ से ताली नहीं बजी तो डेडलॉक तय है। अगली वार्ता से पहले अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सरकार के साथ साथ आंदोलनकारी किसान संगठनों की भी नजर टिक चुकी है। सरकार से वार्ता के बाद सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई संभव है। आज होने वाली किसानों की बैठक में भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। भरोसे की बात करें तो सरकार ने 8 बिंदुओं पर सहमति जताते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। पहला, एमएसपी की लिखित गारंटी। आंदोलनकारी किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी पर ही फिर से कायम रहें। दूसरा, एपीएमसी सिस्टम। तीसरा, बिजली। चौथा, पराली। पांचवा, मंडी में समान कर, यानी कि जो प्राइवेट मंडी होगी और जो सरकारी मंडी होंगी उन सभी पर एक समान का कर लगेगा, टैक्स लगेगा। छठे, नए विकल्प के साथ में मंडी सिस्टम की बहाली। सातवां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े विवाद एसडीएम के साथ साथ अदालत में निपटारे का अधिकार। आठवां, कॉर्पोरेट का डर और अंदेशा दूर करने का भरोसा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार मामला कहां फंसा हुआ है। तो दोनों पक्षों में अपने अपने उनके तर्क हैं। किसान संगठन की सबसे बड़ी मांग जो है वो पहले दिन से ही ये बनी हुई है कि ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि पूरे देश के किसानों को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर अलग से कानून बनाया जाए। देखो, कल की मीटिंग से तो रास्ता ही हुई है और आगे मैं कहूँ 8 की मीटिंग रखी, उससे भी कोई ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रखते। पर एक बात जरूर है, हम मीटिंगों पर विश्वास छोड़ दिया है। कल हुई या 8 को होनी है, विश्वास छोड़ दिया। हमें एक ही बात हमारे आगे, एक ही हमारा टारगेट है कि हमने ये मिशन जीतना है। हमने जो आर्डिनेंस, तीनों आर्डिनेंस को रद्द कराना है। होता कब है ये सरकार सोचे, कब कि 26 जनवरी से कुछ करवाना है इसने आपकी, और जो तो और बेइज्जती और करवानी है तो ठहर जाए, वहाँ यहाँ करा ले। और मैं एक बात कहूँ, जब 26 से भी नहीं होता तो आगे भी चलता है तो हमारा संघर्ष पक्का है। ये जो बाहर कुछ भी दुख तकलीफ है होती तो बहुत है, जब बाहर चला जाता है देख रहे हैं आप क्या व्यवस्था डुप्लीकेट हम कर रहे हैं। सभी रोटी पकाने के लिए और बैठने के लिए क्या हाल है यहाँ पर, जो पाने के लिए जब आगे दिखता है, हमारा भविष्य दिखता है, हमारे बच्चों का भविष्य दिखता है, देश का भविष्य माड़ा दिखता है। जब ये दिखता है सरकार जो कारपोरेट घराना को, बानी डानी को सभी कुछ सौंपना चाहती है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत दुख तकलीफें जरनी पड़ती है। तो हम जरेंगे सब, हमारे सभी जो किसान हैं उसका जो दृढ़ इरादा है वो पक्के हम जो तब तक संघर्ष पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि हम जीत नहीं जाते, आर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाता, तब तक वहाँ यहाँ डटे रहेंगे। देखो, सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। और उसी पे ही बातचीत हुई वहाँ पे कि भाई इनको बिलों को वापसी ले लो, इससे किसानों को नुकसान होगा। और आप समझाने की कोशिश कितनी कर रही हो, क्योंकि नुकसान तो किसान को हो रहा है और वो ना इसको मानना है, और ना देश का किसान जो दिल्ली में आ गया वो बाहर जाएगा। तो इन्हीं चीजों पर बातचीत हुई। सरकार को अब बिल वापसी ही लेना पड़ेगा, उस पर अपनी वे फार्मूला तय करे कि कैसे लेना है, ये सरकार को करना पड़ेगा। और किस तरह लेके जा रहे संघर्ष को आगे? और संघर्ष को तो लेकर चल ही रहे आगे। 26 तारीख में दिल्ली चलेंगे। हाँ, दिल्ली में टेंट गाड़ देंगे अपने दिल्ली की तरफ भी। तो सीधे तौर पर किसानों ने दिल्ली में जाने की उन्होंने अपनी बात कही है, साथ में चेतावनी दी है कि अगर 8 को भी बात नहीं बनती है तो आगे और भी तेजी के साथ में इस आंदोलन को किया जाएगा। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इसको लेकर अलग अलग तरह की रणनीति भी सरकार को लेकर बनाई जा रही है कि किस तरीके से सरकार से अपनी मांगों को मनवाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश हो रही है, बारिश के साथ ही तापमान जो गिरता जा रहा है, वहां जो लोग हैं, किसान हैं, वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर किसानों ने बिना कपड़ों के वहां पर प्रदर्शन किया इस ठंड में, और इस सरकार को दिखाने की कोशिश की कि आप कितना भी वक्त लें, हम डरने वाले नहीं हैं, हम यहां टिके रहेंगे। क्योंकि लगातार चर्चा का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। बीते रोज भी 7वें दौर की, 8वें दौर की जो चर्चा हुई थी उसमें कोई समाधान नहीं निकल सका। अब 8 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होनी है और सभी की नजरें एक बार फिर से 8 तारीख को होने वाली इस 9वें दौर की वार्ता पर हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस बैठक में सरकार और किसानों के बीच में क्या फैसला होने वाला है। लेकिन फैसला जो कुछ भी हो, सभी की नजरें हैं। लेकिन किसानों ने बहुत सख्ती के साथ में सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी
कृषि कानूनों को रद्द सरकार नहीं करती है तो आंदोलन और तेज होगा। आपको बता दें कि किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 26 जनवरी को वो परेड करेंगे, ट्रैक्टरों से वो परेड निकालेंगे। और इसके साथ में आपको ये भी बताते चलें कि 20 जनवरी तक, 6 जनवरी से 20 जनवरी तक यानी कि कल से वो अपने प्रदर्शन को तेज करते हुए देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे और भी बाकी किसानों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। और कल से केएमपी एक्सप्रेस वे से मार्च निकाला जाएगा ट्रैक्टरों का, और साथ में सरकार को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि किसान डरने वाले नहीं हैं। आपको यह भी बताते चलें कि अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में आलम यह है, दावे ये किए जा रहे हैं कि बीते 40 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आज 41वें दिन है और आज भी बारिश हुई है। बारिश के चलते वहां पर लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है, तापमान बहुत नीचे है, जिसके चलते लगातार ठंड की वजह से कई किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन बीते रोज की अगर हम बात करें तो बीते रोज बैठक शुरू करने से पहले किसानों ने यह बात रखी कि जब तक श्रद्धांजलि उन तमाम किसानों को नहीं दी जाएगी जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान इस आंदोलन के दौरान गंवाई है, उसके बाद ही बैठक को शुरू किया जाएगा। तो इस दौरान सभी लोगों ने, वहां पर मौजूद जितने लोग थे सभी ने मौन धारण किया, किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन बड़ी बात यह कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भी कोई अभी तक ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है। तो वहीं किसान हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो यहां से वापस लौटने वाले नहीं हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब के किसानों की बात नहीं है, जगह जगह से जो भारी संख्या में किसान अभी भी दिल्ली रुख कर रहे हैं और दिल्ली कूच करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर एक बार फिर से हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी में बीते रोज रात के अंधेरे में आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जाते हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। बारिश के बीच में अचानक से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। आलम यह है कि फिलहाल वहां पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। वहीं हरियाणा राजस्थान की बात करें तो वहां पर बॉर्डर पर शाहजहांपुर इलाके में भी भारी संख्या में किसान हैं जो राजस्थान से हरियाणा आना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उन तमाम किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ही देर में अब किसानों की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर आज सभी किसान संगठनों की एक निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। यह फैसला होगा कि आखिरकार आगे किस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को और तेजी के साथ में बढ़ाया जाए, किस तरीके से सरकार को अपनी मांगों को समझाने की कोशिश की जाए। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उमेद सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। उमेद जी, सबसे पहली बात तो ये, बीते रोज की जो वार्ता होनी थी, सभी की नजरें थी, वो बेनतीजा रही। आज बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं किसान, क्या सरकार भी तैयार है? हाँ, निश्चित तौर पे बिल्कुल सरकार तैयार है जी। और ये दोनों लोगों की सहमति से ही डेट भी लिया गया। फिर से अगला जो है डेट 8 तारीख को लिए गए हैं और उसके लिए पूरा सब लोग पूरी आशा में है कि इसका कोई न कोई हल निकलेगा। हल निकलने का रास्ता भी केवल वार्ता से ही हो सकता है, बैठक से ही हो सकता है और वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। निश्चित है, सबकी आशा लगी हुई है कि किसी तरह से ये सॉल्व हो और सब खुशी से जो है अपना काम करेंगे। उमेद जी, किसानों का ये कहना है बैठक के बाद में कि सरकार वार्ता नहीं करना चाहती, वार्ता का दिखावा करना चाहती है और वजह सुप्रीम कोर्ट है। और वजह यह भी क्योंकि उदाहरण के तौर पर उन्होंने पेश ये किया कि जिस तरीके से रेवाड़ी में कल किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए आधी रात में, इस वजह से ऐसी बातें कही जा रही हैं। देखिए, ये तो कोई न कोई तो होता है, कुछ न कुछ कहे जाते हैं। जिस तरह से बातें आ गई और किसी ने बोल दिया इधर से कि सत्ता की तरफ से कह दिया गया या उसके ऊपर रखा गया नाम, ये सब आतंकवादी और ये हैं, तो किसान नाराज हुए और नाराज होने वाली बात थी। किसान अन्नदाता है, वो कभी आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं हो सकता। और इसी तरह से कहीं न कहीं से उधर से भी कुछ न कुछ बातें आती हैं जो गलत बयानबाजी हो जाती है, जिससे जो है नुकसान होता है। लेकिन फिर भी किसी भी हालात में किसी भी तरह से सरकार विचलित नहीं होती और पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और बराबर वार्ता हो रहा है। जिस तरह से किसान की विचार होता है उस पर पूरी तरह से इन्होंने पूरा बातें रखते हैं और एक आपस में
बातें चलती हैं, 3-3, 4-4 घंटे वार्तालाप होता है, और जब कोई रास्ता समझ में आता है तभी जो है आगे के लिए भी फिर से तैयार होते हैं कि हम लोग फिर बैठना है और कोई रास्ता है। उम्मीदें जब होती है तभी आगे की प्लान बनती है। लेकिन उमेश जी, रास्ता तो तब निकलेगा, आप कह रहे हैं बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत में जब कोई बात ही नहीं बन पा रही है तो ऐसी वार्ता का फिर मतलब क्या? दूसरा ये कि जिस तरीके से लगातार, क्या आप ये मान रहे हैं कि जो नेताओं ने बयान दिए, केंद्रीय मंत्रियों ने कहा खालिस्तान वहां पर कहा, उन्होंने कहा कि असली किसान खेतों में, इस तरह के जो बयान थे ये भी नुकसानदायक रहे? ये निश्चित तौर पे मोहित जी, मैं बड़ा बेबाक दो टूक एकदम साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि चाहे वो मंत्री ने कहा, चाहे कोई भी भाजपा का लीडर ने कहा, और ये शब्द बिल्कुल गलत था। ये अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये गलत हुआ था। जिसने भी कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। ये कभी किसान आतंकवादी और पाकिस्तानी नहीं हो सकता। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र तोमर साहब ये कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसानों के लिए। ये भी मैं दावा करता हूं, क्योंकि ये पूरी किसान के सपोर्टर, किसान के हित में, किसान के लिए काम करने वाली सरकार है और पूरी तरह से उनके मदद के लिए वचनबद्ध है। बिल्कुल उमेश जी, बहुत बड़ी बात है कि आप इस बात को मान रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से जो किसान है, अन्नदाता है, वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले लगातार इस तरह के बयान आते रहे सामने और ये दुख की भी बात थी। लेकिन सर, क्या समाधान आपको नजर आ रहा है अभी भी, जब इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है? क्या आपको समाधान कोई नजर आ रहा है? मैं मोहित जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहा, मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ जी, लेकिन मुझे इन शब्दों का बिल्कुल, इन शब्दों से मैं बिल्कुल परहेज करता हूँ, पसंद नहीं करता, और कभी भी इस तरह के शब्द नहीं होना चाहिए। वो मैंने बताया आपसे कि चाहे जितने बड़ा लीडर ने कहा, वो बिल्कुल गलत कहा है। लेकिन और उमेश ये जी, क्या दावा समाधान करता अब हूं नजर कि आ रहा है? हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे माननीय नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा साहब, ये लोग कभी भी इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और न करेंगे, और सब वचनबद्ध है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की मदद करना, किसानों के हर तरह से इनकी जो है। लेकिन सर, अभी कोई समाधान नजर आ रहा है आपको? जब 60 किसानों की मौत हो चुकी है और अभी भी लगातार लाखों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, अब कोई समाधान दिख रहा है सरकार को? बहुत ही दुखद है, और पूरी सरकार और प्रधानमंत्री इससे बहुत चिंतित हैं, और इसके लिए रात दिन इस पे लगे हैं कि कोई रास्ता निकले। रास्ता निकलने का कारण कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि किसान भी ये दो टूक केवल एक ही शब्द पे लास्ट में अड़ जाते हैं कि बस केवल बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए। अब उसके बारे में जब वार्तालाप होती है पॉइंट टू पॉइंट, तब चुप हो जाते हैं। तब रास्ता यही होता है कि अगला बैठक फिर किया जाए। काफी चीजों पे सहमति भी होती है, 2 कदम आगे भी बढ़ते हैं दोनों लोग। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत, क्योंकि पूरे देश के किसानों को देखना है, पूरे देश के किसानों की उन्नति होनी चाहिए, सभी को फायदा मिलना चाहिए। चलिए, पूरे देश के किसानों को देखना चाहिए, सभी को फायदा मिलना चाहिए। मटरू जी हमारे साथ हैं, मटरू नागर किसान नेता हैं। आपका भी स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीते रोज की जो बैठक रही वो बेनतीजा रही, किसान इसको लेकर नाराज नजर आए, हालांकि कृषि मंत्री ने उसको सकारात्मक भी बताया। आप किस तरह से देख रहे हैं, और आज की जो बैठक होने जा रही है किसानों की, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? हेलो सर, आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर, अपनी बात रखें सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। बोल रहे थे, बिंदुवार तरीके से बात हो रही है जी। मैं महोदय जी से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो बातें हो रही हैं उन बातों को एकदम एक नेशनल टीवी के माध्यम से पूरा देश अगर देखे, इन्हें कोई आपत्ति है इस चीज से ऑनलाइन आने से? जी, अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, जी, पहली बात। दूसरी बात, किसान 26 जनवरी की पूरी तैयारी कर रहा है, डेली 10 किलोमीटर मार्च करके परेड की तैयारी कर रहा है। नहीं नागर साहब, वो रणनीति आपकी है। तीसरी बात जी, बिल्कुल 17 बिंदुओं पे बात हुई है, 17 बिंदुओं पे 15 बिंदुओं को कृषि मंत्री जी ने कल बोला था इनको बिल से बाहर किया जाएगा, 15 बिंदुओं को। जी, चलो ठीक है, 85% बिल के संशोधन के लिए सरकार तैयार हुई है। फिर सरकार को बिल वापसी 15%
पॉइंट की गुंजाइश पर वापसी लेने में क्या आपत्ति है? लेकिन नागर साहब, यही सवाल फिर आप ही से भी तो पूछा जाना चाहिए, जब 15 पॉइंट 17 पॉइंटों को सरकार वापस ले रही है, संशोधन की बात कह रही है, तो आखिरकार समस्या है कहां? क्यों आखिरकार अभी भी जो किसान हैं वो सामने आकर आंदोलन कर रहे हैं? सरकार की नहीं हो रही, समस्या ये है जी सरकार इसे लाख का सवाल देती है। जी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जानती है कि यह किसान विरोधी कानून है जी लेकिन मानने में अपनी शर्म महसूस कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती समझ रही है चलिए, सरकार ठीक। को इन किसानों की चिंता नहीं है। 60 किसान शहीद हो गए जी ठंड में, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, सरकार रास्ता निकाल रही है। लेकिन नागर साहब, फिर एक बात ये भी तो है कि सरकार ने पहले ही बैठक में उन्होंने आपसे अपील की थी कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें कम से कम घर पहुंचाइए ताकि इस तरह की स्थिति न बने। सर, बिल्कुल अपील करने की जरूरत नहीं थी, सारा चिट्ठा सरकार के हाथ में है। जी हमें घर क्यों नहीं भेज देते? जी भाई एमएसपी पे हमें कानून दे ले, 3 बिल वापसी ले ले, दूसरे सहमति बना के बिल बना ले, चलिए ठीक है। क्या आपत्ति है सरकार को? उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं, वो अपनी बात रखेंगे। उमेश जी, जब इतने सारे पॉइंटों को लेकर सरकार मान रही है, संशोधन को लेकर तैयार है, तो क्यों ना कानून को वापस ले लिया जाए और इस विवाद को फिलहाल के लिए तो कम से कम खत्म किया जाए, उसके बाद आगे की चर्चा करके नए कानून दोबारा से ले आएंगे। ऐसा संभव है क्या? इस तरह के लिए तैयार है सरकार? ये देखिए मोहित भाई, ये आपने भी कहा, मैं तो कुछ सुन नहीं रहा था, सागर साहब ने कुछ बोल रहे थे जी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था आवाज। लेकिन फिलहाल जो आपने कहा उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। जी जो आप देख रहे हैं कि आज हमारे भाई किसान नेता भी इस चीज को मान रहे हैं कि कई पॉइंट पे सरकार मानने को तैयार है, लिखित देने को तैयार है कई चीजों के। इसका मतलब कि जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर दोनों तरफ से प्लस पॉइंट नहीं होता तो बैठकें आगे का डेट नहीं रखी जाती। जी तो आज वो कंटिन्यू रखी जा रही है। अगर वो रखी जा रही है और ये बातें सरकार मान भी रही है काफी चीजों को, तो फिर कहीं ना कहीं किसानों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बात वही आती है जो मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश के किसानों को फायदा मिलना चाहिए, जी न कि केवल चंद लोगों के फायदे के लिए और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो किसी का नुकसान ना हो और केवल फायदा मिले किसान को। तो एक सरकार केवल इसी पे लगी हुई है और इस चीज को किसान भी मानता है और काफी चीजें पीछे हटते हैं और कहते हैं ठीक है अगली बैठक में फिर हम लोग इसको वार्ता लेकिन आगे बढ़ाएंगे। उमेश जी, तो एक बात ये भी कही जा रही है किसानों के द्वारा कि सरकार ने इसको अपनी नाक का बाल बना लिया है। इसको अगर इसको वापस लेंगी तो इनको ऐसा लगेगा कि बहुत गलत हो गया है। सरकार को कम से कम इसका समाधान करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो कोई ठोस कदम उठाना होगा ना, ये बातें कही जा रही हैं। हाँ, निश्चित तौर पे तभी तो अब ठोस कदम उठाने के लिए ये पहले से ही ये प्लान हुआ, लाया गया, पटल पे रखा गया और हमारे साथ काफी सरकारें उस समय जो आज अलग हो चुके हैं जी। तो सब दोस्त थे और साथ में थे। तो आज ऐसी स्थितियां थी, कहीं चोरी से नहीं लाया गया है, लेकिन और देश हित में, किसान हित में लाया गया। और आज उसके बाद थोड़ा विवाद हुआ तो चलो उससे भी निकल के आई कि इसको जो है केवल एसडीएम रैंक से नहीं हाई कोर्ट तक, ऊपर तक जाने का होना चाहिए। चलो उसको भी माननीय सरकार ने माना। कई पॉइंट पे बात हुई, उस पर भी सरकार ने माना और सरकार वार्ता भी कर रही है और किसानों के लिए लगातार काम भी कर रही है, चाहे वो गन्ना मूल्य पे हो, चाहे जो है आपके जो है लोगों का फंड जो है चाहे इंश्योरेंस का, किसान इंश्योरेंस के बारे में हो, चाहे। नागर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, पहले बात पूरी कर रहे हैं उमेश जी, उनकी बात सुन लेते हैं नागर जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जी, एक बात ये भी कि क्या सरकार तैयार है अगर हालात और बिगड़ते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को वो परेड करेंगे, मार्च निकालेंगे ट्रैक्टरों का, जब आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता पहुंच रहे हैं और ऐसे में आपको लगता है कि आपका देश का अंदाता वहां पर जाकर परेड करेगा, तो आपको लगता है कि शोभा देगा? कतई नहीं, ये बिल्कुल अशोभनीय है जी। ये बिल्कुल जो है ठीक नहीं है और इसका हल निकलना चाहिए और जिद छोड़ना चाहिए। सरकार भी जिद छोड़ रही है, बार बार समय दे रही है, बार बार अनुरोध कर रही है, बार बार। अभी देखिए 40-50 किसानों की जान चली गई। ये सभी को बेहद दुख है
और ये चीज वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। जो इस ठंड में और इसके लिए सरकार बार बार समझाती रहे, कहती रहे, लेकिन क्या करेंगे? इसका रास्ता तो वार्ता से ही निकलेगा। केवल हमें गोलियां चला देने से, खंभे तोड़ देने से, गालियां बक देने से और नहीं मानेंगे और हम भीड़ और जुटाएंगे तो कोई किसी का कुछ भी स्थितियां होती रहे, ये कहने से तो समझौता नहीं होता है ना। ये कहने ठीक है। से रास्ता तो नहीं निकलता है ना। ठीक। रास्ता तो निकलता है वार्तालाप से। ठीक है सर, और वार्तालाप से ही एक अच्छी रास्ता निकलता है। तरीके से चल रही है। नागर साहब से भी जवाब ले लेते हैं। नागर जी, बातचीत करने से ही इसका समाधान निकलेगा और साथ में ये भी कि पूरे देश के जो किसान हैं उन सभी को देखकर ही सरकार को फैसला लेना है, और ऐसे में सरकार, अगर कुछ लोग सरकार हैं, संगठन हैं, वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? सर, हम तो बिल्कुल शांति प्रिय तरीका से, जी, व्यवस्थित तरीका से सच्चे रास्ते पे बैठे हुए हैं। कितनी ठंड पड़ लो, कितनी बारिश हो लो, कितनी आफत आ जाओ, किसान शांति पूर्वक अपने धरने पर बैठा रहेगा। सरकार के जागने का इंतजार करेंगे। सरकार चाहे कितनी, अभी परसों इतनी जबरदस्त इसने हरियाणा पुलिस ने जो राजस्थान के किसानों के साथ मारपीट लट्ठबाजी जो करी है, क्या ये संवैधानिक है? क्या ये सरकार की मंशा को साफ करता है? इतनी ठंड में किसान वाटर कैनन चला रहे हो, ऊपर से बारिश पड़ रही है, इतनी सर्द रात में आप वाटर कैनन चला रहे हो, क्या ये किसान के साथ खातरी नहीं होगी? क्या सरकार की मंशा आपको सही लग रही है? उमेश जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इसकी आलोचना की, उन्होंने दुख भी जाहिर किया है इस घटनाओं पर। लेकिन नागर साहब, एक बात ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जब इतने बिंदुओं को लेकर चर्चा की बात कही, संशोधन की बात कह रहे हैं, पीछे हटाने की बात कर रहे हैं, तो कानून को लेकर इतनी आखिरकार क्या वजह है कि कानून को रद्द करने की आप मांग पर जिद पर अड़े हैं? सर, केवल किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार अपनी इसमें बदनामी समझ रही है, अपनी कमजोरी समझ रही है। सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। जिस दिन इन्होंने मन से किसानों की चिंता कर ली, ये 3 घंटे में बिल वापसी कर लेंगे सर। उमेश जी का ये कहना है कि बाकी देश के जो किसान हैं, पूरे देश के जो किसान हैं, सरकार को उनको भी देखना है। पूरे देश का किसान हम कह तो रहे हैं, हर किसान दिल में कौन सा किसान सुखी है? मतलब क्या देखना चाह रही है सरकार पूरे देश के किसान के बारे में? ये सरकार क्लियर कर लो पूरे देश के किसान के बारे में कि क्या सोच रही है सरकार। जी से जवाब ले लेते हैं सर। उमेश जी, नागर साहब का ये कहना है कि कौन से ऐसे किसान हैं जो इन कानूनों को लेकर खुश हैं और आपको लेकर आप इनका समर्थन कर रहे हैं इन लोगों का, और साथ में ये भी आपसे एक सवाल होगा कि सर, लगता है कि शुरुआत से ही सरकार से गलती हुई, शुरुआत में लोगों को भरोसे में लिया होता तो कम से कम इस तरह की स्थिति पैदा ना होती? तो मैं नागर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं और हमेशा करूंगा किसान नेता होने के नाते में। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं जी, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या पूरे देश का किसान का गन्ना का प्रॉब्लम सॉल्व किया माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने? जी। ये क्या गलत किया? अगर किसानों को 2-2 हजार रुपए महीने का मदद शुरू किया तो क्या वो गलत किया? आज यूरिया कोटिंग कर करके आज यूरिया का खाद का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ पूरे देश के किसानों के लिए, तो क्या वो गलत हुआ? अगर आज हमेशा से आज 50 साल से किसान आत्महत्या करता था, अगर उसको ओपन मार्केट दिया गया तो क्या वो गलत किया है? तो क्या कितने किसान इन सब गलत मानता है? अगर इन सारी चीजों को गलत मानते हैं तो सही क्या है, इन्हीं के बदले में बता दें जो किसान नहीं नेता उमेश जी, जो बताते बातें हैं आपने कि कही, पकड़ रहे जो हैं। बातें आपने कही, जिन योजनाओं का जिक्र आपने किया, उनके खिलाफ किसानों का ये आंदोलन नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर जो नए बनाए गए हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है, और डर भी इसलिए है क्योंकि लगातार ये बातें कही जाती रही कि जमीनें छिन जाएंगी किसानों से, ये कहा गया कि उन्हें दाम नहीं मिल पाएगा, वो किस हैसियत से जो उद्योगपतियों से पैसे मांगेंगे, और इसी के साथ में मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि 2-2 करोड़ रुपए की फसल लेकर व्यापारी गायब हैं किसानों के। देखिए, जब किसी को एक बाध्यता रहेगी एक आदमी के सामने उनको देने के बेचने की फसल, तब ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर हमारी बाध्यता हटा दी जाती है और मैं ओपन मार्केट में बेच सकता हूं कहीं भी, तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर और कोई रास्ता है तो उसको बताएं कि जो 50 साल से चल रहा है, किसान आत्महत्या करती रहे और सरकारें
चुनकर किसानों ने भेजा, तो किस सरकार का काम क्या है, अपने रहते अपना उनका दायित्व क्या होता है, ठीक उनकी है सर। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही मेन ठीक है दायित्व उमेश जी, होता मैं है। आपको बीच में अगर रोकना चाहूंगा। नागर साहब, मैं आपका रुख आपका भी करना चाहूंगा, उमेश जी की बात का जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। ਬਸ ਕਰੋ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ उमेश सिंह हमारे साथ हैं। उमेश जी बीजेपी नेता हैं और साथ में मटरू नागर जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। नागर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लगातार जो बात यह भी कही जा रही है सरकार के द्वारा कि सरकार जब 2 कदम आगे बढ़ रही है तो किसानों को भी थोड़ा दरियादिली दिखानी चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम इसका कोई रास्ता निकले, ऐसा कोई समाधान दिखना चाहिए। सर जी सर, मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हम किसी राजनीतिक पचड़े में नहीं फंसना चाहते, हमें राजनीति नहीं करनी। हमें सरकार सीधे सीधे सुन ले। बिल्कुल ये सरकार इसीलिए, यही किसान, देश का 75% किसान इस सरकार को इसी आशा और उम्मीद से सीट पर बैठाया था कि हमारी सुनी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कह दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसान हित में ये बिल वापसी लेकर दोबारा नहीं बनाए तो इस सृष्टि पर कोई आदमी नहीं है जो इस किसान के बारे में भला सोचेगा। न पिछले वालों ने सोचा, न हमें आगे आने वालों से उम्मीद। अगर उम्मीद है तो मोदी जी से है। फिर हम आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी, यही अगर बात है, इतना ही अगर आपको विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तो कम से कम उनकी बातों का भी तो यकीन करना पड़ेगा ना। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि इन किसानों, इन जो बिल आए हैं नए कानूनों से किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी, बहुत फायदा होगा। जी नागर साहब, यकीन से नहीं चलेगा। एक कदम मोदी जी कहता सही, एमएसपी के कानून बना के दे दो, किसान को कदम हटने के लिए तैयार है। उमेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। उमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनको विश्वास है, किसानों को, जो किसान नेता हमारे साथ हैं। नागर जी कह रहे हैं कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका समाधान नहीं किया, किसानों की बातों को नहीं सुना, तो आने वाले समय में कोई नहीं सुन पाएगा। इस तरह के विश्वास होने के बाद भी क्या सरकार को नहीं लगता कि कम से कम पीछे हम ही हट जाएं अगर किसान नहीं हट रहे हैं तो? निश्चित, देखिए बहुत अच्छी बात है और मैं बार बार कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला पूरे देश का किसान ही है जी। और इसीलिए किसान का के लिए उनका दिल खुला हुआ है। और वो 2014 से जब से आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनाया है किसानों ने, तब से किसान के बारे में ही वो बात करते हैं और सोचते हैं और उनके लिए, उनका रास्ता अच्छा बनाने के लिए वो काम करते हैं। एक एक चीजें जो आज तक लाए हैं और दिए हैं, उससे किसान वाकई में खुश है। तभी ये कहता हूँ, आज वही नागर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आज वो भी मुझसे नाराजगी भी है, लेकिन ये बातें भी सत्यता इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी के ऊपर भरोसा भी जता रहे हैं। आज उसी का नतीजा है जो हर समय पे बहुत अच्छी तरीके से वार्तालाप के लिए सरकार तैयार है और किसानों के लिए, किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए वार्तालाप
विधिवत चल रहा है और उस पे किसान मानते भी हैं। समझ में नहीं आता कि लास्ट में बैठक के बाद फिर अगला डेट लेने के बाद में बयानबाजी शुरू हो जाता है कि हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंदोलन को तेज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उमेश जी, ये बातें इसलिए कही जा रही है ना उमेश जी, ये बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि बीते रोज की अगर हम बात करें, बीते रोज 3 एजेंडे लेकर किसान वहां पर गए थे। उन्होंने कहा था कानून को रद्द किया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, एमएसपी पर कानून बने। इन तीनों में से आपने एक भी बात उनकी नहीं मानी, तो ऐसे में वो आकर बस यही तो कहेंगे कि आज कोई बात नहीं बन पाई। 8 को लेकर भी उनको कोई उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक वो पूरे देश में बाकी किसानों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे। निश्चित है करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। अपना हक लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़ना जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पता चले कि हम कुछ लोगों के हक के लिए और ज्यादा लोगों का भी नुकसान हो जाए। उनको पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करके सबसे एक सलाह ले लेना चाहिए कि कम से कम जो 2014 से और आज तक किसानों के लिए हुआ है वो अच्छा रहा है, या 2014 से 4 से पहले 50 साल जो फैसले हुए हैं वो अच्छा रहा है। तो कौन सा अच्छा है, और जो अगर ये अच्छा हो रहा है तो फिर उसमें कमियां क्या है, उस कमियों का रास्ता बताए। ये नहीं कि ये जिद की नहीं कोई कदम ना उठाए किसानों के लिए, इसी पे ब्रेक लगा दे। तो हम किसानों के सामने क्या मुंह लेकर के जाएंगे? हमको किसानों ने किस लिए देश की गद्दी पे बैठाया है? उनके हक में कुछ कदम उठाने के लिए। और जब कदम उठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ न कुछ आती है, तो उसको बताना चाहिए। वो बताने के लिए ही बैठक हो रहा है। बार बार सरकार बैठक बुलाती है किसान भाइयों की कि भाई हमको बताइए कि इसमें कमियां क्या है। उस कमियों को संतुष्ट करे ना सरकार को कि हाँ ये कमियां हैं, उसमें जहां जहां किए हैं वहां संशोधन करने को भी तैयार है सरकार। फिर क्या मतलब कि हम सब कुछ खत्म कर दें, कोई कदम न उठाएं, तो हम किसानों को जाएंगे क्या मुंह लेकर के? हमें उनके लिए काम भी तो करना है। बिल्कुल, किसानों के लिए काम करना है, उनके बीच में भी जाना है। नागर साहब, आपसे सवाल ये होगा कि आगे की आपकी रणनीति किस तरीके की रहने वाली है, और साथ में सवाल एक ये भी होगा कि लगातार जो ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसे में क्या आप सरकार की अपील का पालन करेंगे? बुजुर्गों को, महिलाओं को घर भेजेंगे? लगातार ठंड पड़ रही है सर, बारिश हो रही है, ऐसे में बुजुर्गों के ऊपर, खासतौर पर बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर इसका असर है। क्या सरकार की अपील को मानते हुए आप उनको घर भेजेंगे, और आगे की रणनीति किस तरह से होगी? जी, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे जी, और सरकारी रणनीति बनानी नहीं जानती है, किसान भी जानता है जी। 26 जनवरी के साथ साथ होली की तैयारी करेंगे दिल्ली में। जी, होली भी दिल्ली में खेल के जाएंगे। किसान की मांग करने लगी या बिल वापसी होंगे, किसान घर लौटने वाले नहीं है, नागर साहब, अगर इसी तरीके से बात होंगी, सरकार भी अपनी बात से नहीं हटेगी, किसान भी नहीं हटेंगे, तो समाधान कैसे होगा? दिल्ली में आपके जैसे हमारे भाई बहन हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी ख्याल कीजिए। लगातार वहां पर दाम बढ़ रहे हैं सब्जियों के, दूध नहीं पहुंच पा रहा है। जी, ये बंद कमरे की पड़ती है, ये सार्वजनिक रूप से टीवी चैनल का माध्यम बने, लाइव चलाए, सबके सामने आ जाए किसकी मंशा लगाते हैं। किसान को मजबूर कर रही है सरकार, किसान सरकार चाह रही है किसान भुगतने के घर वापसी कराया जाए। साहब, नागर साहब, फिर आपको रास्ता क्या नजर आ रहा है? रास्ता क्या नजर आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बयान हम देखें, केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान देखें, उनकी बातों से लगता नहीं कि कानून को रद्द करेंगे, और कानून को रद्द नहीं करेंगे आप भी लंबे वक्त तक या तो उसकी कॉपी कर जाएगी या उसका फैसला कर जाएगा। सर, उमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लगातार यही बात बहुत पिछले काफी दिनों से लगातार किसान कह रहे हैं कि वो लंबे संघर्ष के लिए यहां पर आए हैं। अगर सरकार अपनी बातों को नहीं मानती है, जिद पर अड़ी रहती है, सरकार अडिग रहती है, तो वो भी लंबे समय तक यहां पर बैठने के लिए तैयार हैं। 26 मार्च के साथ साथ, आपको 26 जनवरी के साथ साथ वो मार्च में पड़ने वाली होली को लेकर भी तैयारी करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप ऐसे में क्या कदम उठाएंगे सर, ताकि इसका समाधान हो? देखिए, यही दिक्कतें हैं मोहित भाई, कि जब किसी न किसी के मुंह से ये शब्द निकले हैं,
जिसका मैं भी उसका जो है उसका विरोध करता हूँ कि ये किस तरह के अपशब्द कहे गए, कि किस तरह की क्यों ऐसा कहा गया। वो यही सब दुख होता है कि हम किसी भी बात को मानेंगे नहीं, हम अपनी बात पे ही अड़े रहेंगे और सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे ये सब भड़कने वाली और भड़काने वाली बातें हैं। बिल्कुल। ये तो किसानों से सीधे साधे या किसानों को और ज्यादा उनको जो है नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। ठीक है। हम कहते हैं जब वार्ता होता है तो किसान नेता क्यों नहीं बताते कि कौन सा पॉइंट अच्छा है, उस वार्ता पे उससे क्यों नहीं रखते हैं, वहां पे क्यों हाँ करके आते हैं कि हाँ ये अच्छा रहा है, इससे सहमति भी बनती है और आगे के लिए हमको बात से ही बात तो रख रहे हैं सर, यही तो बात कही जा रही है कि जो कानून है आप उनको खत्म कीजिए और कानून खत्म करने के बाद एक बार फिर से आप किसान संगठनों को बुलाइए, किसानों को बुलाइए और फिर से चर्चा करने के बाद इस कानून को बनाइए, एमएसपी को लेकर नया कानून बनाइए। वो ये बात कह रहे हैं ना। नहीं तो ठीक है, अगर आप ये बताइए मोहित भाई जी, कि आपको अगर एक जिम्मेदारी सभी लोगों ने चुनकर दिया है, आपको उसका इंतजार करना चाहिए कि हमारे हक में क्या। मैं पूछता हूँ कि क्या 2014 से आज तक जो कदम उठाए गए हैं किसानों के हित में, क्या एक भी कदम को बता दें जिससे किसानों का नुकसान हुआ है या किसानों को पसंद ना आया हो। तो अगर सब चीजों पे पसंद है तो अभी क्या हो गया है, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि हम कुछ लोग मिल करके, कुछ स्टेट मिल करके विरोध पे अड़ गए। ठीक है उमेश जी, आखिरी कमेंट होगा, पूरा सम्मान हो रहा है। उमेश जी आखिरी कमेंट होगा आपका और सवाल ये होगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से, किस तरीके से अपनी बात कहना चाहेंगे ताकि इस ठंड में कम से कम इस स्थिति से निपटा जा सके। मैं किसान भाइयों से, भारत के अन्नदाता से बार बार अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, यही कहना चाहता हूं कि वो पूरी तरह से आपस में सलाह करके और यही एक जवाब नोट करें। 8 तारीख को फिर बैठक होने जा रही है और उसमें ये रखें कि क्या देश के प्रधानमंत्री को किसानों ने चुन के भेजा है, देश की गद्दी पे बैठाया है और बैठने के बाद क्या उन्होंने एक भी सिंगल डिसीजन किसानों के अगेंस्ट लिया है जिससे उनका नुकसान हुआ हो। चलिए जो कदम उठाए उससे फायदा हुआ है, यस और नो में इसका जवाब दें। अगर आगे सब कुछ अच्छा हुआ है तो आगे के लिए भी भरोसा करें, ये भी अच्छा होगा। मेरा यही निवेदन है, करबद्ध निवेदन है भारत के अन्नदाता से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश जी। नागर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आखिरी कमेंट इस तरीके से लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार स्थिति बदलती नजर आ रही है, जिस तरीके से लगातार अपनी बात सरकार के नुमाइंदे भी कह रहे हैं, सरकार के मंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे? आखिरी कमेंट होगा आपका सर। बिल्कुल सरकार से हाथ जोड़कर यही अपील करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए सरकार जाग जाए, किसान हित में फैसला ले ले, बिलों को वापसी कर दे, एमएसपी पे हमें कानून बना के दे दे। और यही हम देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं, अपने किसानों के प्रधानमंत्री जी से आशा रखते हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नागर साहब ने भी अपील की है प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा है कि किसानों की बातों को सुना जाना चाहिए। तो वही उमेश जी ने भी यही बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुने और सरकार को जो उनके नए कृषि कानून हैं किसानों को समझने होंगे। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार एक और खबर पर चर्चा करेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के इस बार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों को। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच चुकी है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी 23 जनवरी तक यानी कि 376 कौओं की मौत हो चुकी है। इसके साथ भी इनमें से सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई है। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन जिले में 13, सीहोर में 9 कौओं की मौत हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद में पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भले ही अभी पोल्ट्री पक्षियों में कोई लक्षण नहीं दिखे हों, लेकिन फिर भी पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद बाजार, फार्म, जलाशयों एवं प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पोंग डैम में झील में हजारों की संख्या में मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू बताई जा रही है। मारे गए प्रवासी पक्षियों के सैंपल भोपाल की लैब भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट में H5N1 की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू का पता लगने पर प्रशासन ने डैम के नजदीक मांस और अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में अगर वहां की बात करें तो वहां पर भी रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहां करीब 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है और साथ में चूजों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के रहस्यमय तरीके से मरने का सिलसिला 5 दिसंबर से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि बरवाला क्षेत्र के 110 मुर्गी फार्मों में लगभग 2 दर्जन फार्मों में मुर्गियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। आलम यह है कि राजस्थान में अब धारा 144 लगानी पड़ी है और कई जगहों पर जहां पर इस तरह की मौत हुई है वहां पर अलर्ट जारी है। किया जा रहा है। देखिए, अभी वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुई हैं वो उन लोगों की तरह सतत निगरानी की जा रही है। उसमें अभी ये फौरी तौर पर ये हम जान पाए हैं कि H5N8 का संक्रमण हुआ है, जो चूंकि H5N8 का संक्रमण केवल वाइल्ड प्रजाति की जो बर्ड्स होती हैं उनमें पाया जाता है। तो अभी जिन कौवों की बारे में बात हो रही है, दिल्ली कॉलेज में भी काफ़ी कौवों की मृत बॉडी पाई गई थी और उन लोगों का उनका जब सैंपल किया गया था तो सैंपल की रिपोर्ट में H5N8 का संक्रमण पाया गया। H5N8 का संक्रमण जनरली वाइल्ड स्पीसीज में होता है। दूसरा, इसका पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पर भी ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। सो अभी डरने की कोई और पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरा, कुछ दिन 5 दिन पहले दिल्ली कॉलेज कैंपस में एक साथ 7-8 कौवे मरे मिले थे। तो चूँकि इस तरह की मौत कभी होती नहीं है और ना कोई ऐसे लक्षण देखे किसी पॉइजनिंग के, तो उनमें से कुछ 2-3 कौवों को भेजा था वहाँ पर, पक्षियों को, भोपाल की हाई सिक्योरिटी लैब में। तो वहाँ पर जांच होने पर पता लगा कि ये बर्ड फ्लू जैसा वायरस है, तो वो बीमारी फैला रहा है। क्या लग रहा है, कौन सी बीमारी? सैंपल की रिपोर्ट भी आने बाकी है। अभी आज ही मैं आया हूँ, उससे पहले दिशा निर्देश दे के आया हूँ कि पूरे राजस्थान की मीटिंग की जाए, डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी है उनसे संवाद किया जाए और जहाँ जहाँ भी है वहाँ व्यवस्था की जाए कि इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने आता है तुरंत सैंपल उठा के और उसको। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। डॉक्टर साहब, ये बर्ड फ्लू की आखिरकार क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी होती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। बर्ड फ्लू जो बीमारी है इसको हम एवियन फ्लू भी बोलते हैं, H5N1 जी। ये जो पक्षी होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में जो हमारे चिकन हो गए या क्रोज हो गए, पिजन्स हो गए, जितने भी बर्ड्स होते हैं इनमें ये इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस होता है। तो इनसे ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है अगर इनके सिक्रेशंस हैं, अगर इनका जो फीसिस है, अगर हम उसको टच करें, ह्यूमंस उसको अनकुक्ड फूड को खाएं तो उससे हमें इन्फेक्शन उनसे बर्ड से मिल सकता है। इस जो ये बीमारी है इसमें जो लक्षण होते हैं वो पेशेंट को बुखार आता है, गला में खराश हो गया, जुकाम हो जाता है, बॉडी में एक हो जाता है, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है और जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो आपको सांस का जो है इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, निमोनिया हो जाता है और पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसमें 2-3 चीजें हम बताना चाहेंगे इस वायरस के बारे में कि ये जो बहुत ही तेजी से फैलता है, बर्ड्स टू बर्ड्स और बर्ड्स टू एनिमल्स और ह्यूमंस में, बर्ड्स टू ह्यूमंस भी और एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है बहुत लिमिटेड पाया गया है, कुछ ही केसेस में पाया गया है। लेकिन एक बार अगर ह्यूमंस को हो जाता है, इसकी मोर्टेलिटी जो
मृत्यु दर है वो 60% तक पाई गई है। तो ये बहुत ही घातक एक तरह का वायरस माना जाता है बर्ड फ्लू। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि लगातार इससे पहले भी इस तरह की स्थिति हमने देखी है कि बर्ड फ्लू देश में मिला है, दुनिया के बाकी जगहों पर भी अक्सर मिलता रहता है। क्या वजह है कि बीच में खत्म होने के बाद एक बार फिर से बर्ड फ्लू की खबरें आती हैं, मामले सामने आने लगते हैं? देखिए, ये जो वायरस होता है ये नॉर्मली बर्ड्स के अंदर ही रहता है और ये हर साल इसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं जी। तो इसलिए लास्ट ईयर जापान में हिरोशिमा में ये एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा पक्षी मर गए थे और उसमें ह्यूमंस को भी ट्रांसमिशन हुआ था। 50% 60% मोर्टेलिटी हुई थी। तो ये साल में एक 2 साल 3 साल में रिकरेंस होता रहता है क्योंकि वायरस म्यूटेशंस होते रहते हैं और जो भी इम्यूनिटी बर्ड्स में बनती है वो फिर वो पर्याप्त नहीं होती नए वायरस के लिए। तो इसलिए बार बार आता रहता है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इससे ह्यूमंस को ना फैले, इसके लिए हमें पूरी तरह प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन साथ में सर एक बात ये भी समझने की हम कोशिश करें कि आखिरकार किस तरह के वो पक्षी होते हैं जिनमें ये पाया जाता है, या फिर सभी तरह के पक्षियों में इस तरह की जो सिम्टम्स मिलते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है? देखिए, नॉर्मली ये किसी भी पक्षी में हो सकता है, लेकिन जो चिकन होते हैं जो हम पोल्ट्री फार्म में यूज करते हैं और उनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां से संभावना है कि वो ह्यूमंस पे जा सकता है। तो जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी खबर आई है राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश में कि बहुत सारे कौओं को की डेथ हो गई है। बिल्कुल। तो ये क्रो से लेकर पिजन से लेकर और चिकन, कोई भी इसमें इन्फेक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी ह्यूमंस इनके टच में हैं, चाहे पोल्ट्री फार्म में है, चाहे वो किसी मार्केट में है, या हम ट्रेवल कर रहे हैं उस एरिया में जहां पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा संभावना है ह्यूमंस को होने की। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये राज्य के हिसाब से भी होता है, वातावरण के हिसाब से भी होता है, टेम्परेचर के हिसाब से भी होता है? क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि बहुत सारे कौओं की मौत हुई है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे कौओं की मौत हुई है, लेकिन साथ में हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रवासी जो पक्षी आते हैं हर साल लाखों की संख्या में, उन लोगों को वहां पर ये पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन हरियाणा की हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की यहाँ पर मौत बताई जा रही है। तो ये अलग अलग राज्यों में इस तरीके से आखिरकार इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही है कि कहीं पर मुर्गी, कहीं पर कोए, कहीं पर पक्षी? देखिए, ये जो वायरस होता है नॉर्मली ये भी कोल्ड टेम्परेचर में ही ज्यादा फैलता है जी। कोल्ड टेम्परेचर में इसकी जो ट्रांसमिशन पावर है बढ़ जाती है और बहुत तेजी से बर्ड्स टू बर्ड्स फैलता है। तो आप देखिए, इस समय विंटर का प्रकोप पूरे भारत में जारी है और जहां जहां जो ठंड ज्यादा पड़ेगी वहां पर इसका प्रकोप ज्यादा मिलेगा। और ये भी आप सही कह रहे हैं, जो प्रवासी जो बाहर से बर्ड आते हैं, हर साल आते हैं, ये वायरस उनसे भी हमारे भारत में आ सकता है। तो ये तो एक कोई नई ऐसी कोई नई खबर नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि एक बार अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसा हो रहा है तो हम उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई करके, ताकि उससे मनुष्यों में ना फैले, ये हम उसको जरूर एक प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दें। यूँ तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग हमारा अलर्ट रहता है हर वक्त, लेकिन साथ में अगर आम जो लोग हैं वो कैसे समझें कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ताकि उन्हें भी इस बात को एहसास हो जाए कि क्योंकि बाजार में जाकर लगातार वो नॉनवेज लेकर आते हैं, ताकि वो भी सावधान रहें। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही जरूरी आपने प्रश्न पूछा है। हमारा ये एक सजेशन रहेगा जो सब दर्शक सुन रहे हैं कि जिन जिन एरियाज में ये पता लगा है कि बर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ है, उन एरियाज में आप जो है, चाहे आप पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं या उस एनिमल मार्केट में काम करते हैं, सबसे पहले तो खुले हाथों से उसको टच ना करें, क्योंकि ये फैलता है बर्ड्स और जो एनिमल्स के सिक्रेशन से, और उनके अगर आप अनकुक मीट को आप टच करते हैं और उसको फिर आप अपने बॉडी नोज या माउथ पे टच कर लेते हैं तो उससे अंदर चला जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको बेयर हैंड से किसी को टच नहीं करना है, और आप बिल्कुल भी कच्चा मीट तो खाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जहां पर एरियाज में ये फैला हुआ है वहां पर आप ट्रेवल को अवॉइड करें। ये तो एक ट्रेवलर्स के लिए भी एडवाइस रहेगा कि जहां पर ये फैला हुआ है वहां पर ना, जंगलों में ना जाएं, उस पोल्ट्री एरिया में ना जाएं, क्योंकि वहीं से आपको इन्फेक्शन फैलने का रिस्क बढ़ा रहता है। लेकिन साथ में मानकर चले कि कोई गलती से अगर उसका सेवन कर लेता है, कोई किसी पक्षी में इस तरह की जो पॉजिटिव है और उसको कुक करके खा लेता है, तो क्या वो सेफ होता है? कितना खतरनाक वो हो सकता है? अगर हम किसी मीट को 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कुक करके खाते हैं तो ये वायरस मर जाता है। तो ये वायरस तभी फैलेगा जब हम उसको पूरी तरह से कुक या पूरी तरह बॉईल करके नहीं खा रहे हैं।
यानी अध पका मीट का अगर हम खा रहे हैं, कच्चा मीट खा रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा फैलने के हमारे रिस्क रह जाता है। लगातार जिस तरीके से पूरा देश साल भर से लगभग हो चुका है कोरोना से पीड़ित है और इसको लेकर कई तरह की जो चीजें थी उनको देश समझ रहा है, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं, उसी तरीके से इसमें भी सिम्टम्स लगभग उसी तरीके से हैं। क्या लोगों को जो कोरोना में जिन चीजों का पालन करना है उसी तरीके से इससे बचाव करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि जो कोरोना वायरस के हमारे जो प्रिकॉशंस हैं वो सभी प्रिकॉशन बर्ड फ्लू से भी हमें बचाएंगे। अगर हम मास्क पहनेंगे, अपने हाथ को सैनिटाइज हमेशा करते रहेंगे और दूरी बना के रखेंगे इन पक्षियों से और जानवरों से, तो हमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए सेम प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए जो हम कोरोना के लिए यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर अनूप जी जुड़े, डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आखिरकार क्या बर्ड फ्लू होता है और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से ये एक पक्षी से दूसरे पक्षी को फैलता है और किस तरीके से इंसानों में फैलने का इसका खतरा रहता है। और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अगर किसी पक्षी में इस तरह के पॉजिटिव अगर पाया जाता है वो, तो उसको किस तरीके से बचाव करना है, दूरी बनाकर रखनी है, उसको खुले हाथों से टच नहीं करना है, यानी कि छूना नहीं है। और इसके साथ ही अगर आपको शक है किसी पक्षी पर तो उसको अपने हाथ में ग्लव्स पहनने के बाद ही इसको छूना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाकी राज्यों की स्थिति भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस राज्य में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और साथ में कई और राज्यों में इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है और साथ में इसको लेकर प्रशासन लगातार इसकी जांच कर रहा है कि किस तरीके से इसका बचाव किया जाए। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि फिलहाल राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई उन तमाम इलाकों में जहां पर लगातार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है, जहां जहां पर कौओं की मौत हुई है। देश पर यह नया संकट देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर ऐसे आलम देखने को मिल रहे हैं जहां पर पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं, कई पक्षी पॉजिटिव पाए गए हैं। खासतौर पर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में 17,000 से ज्यादा पक्षी ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई है, उनके अंदर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स पाए गए हैं। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि अब हरियाणा में लाखों की संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है, चूजों की मौत हुई है और उनके अंदर भी इस तरह के लक्षण की शक जाहिर किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी रिपोर्ट आनी उसकी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि देश पहले से ही कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और ऐसे में इस तरह की जो स्थिति है उससे पहले से ही संभलने की जो कोशिश वो देश कर रहा है, राज्य कर रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान में फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। और इसी को लेकर भवानी सिंह हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव आज जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, अगर हम जानने की कोशिश करें, फिलहाल धारा 144 राजस्थान में लगा दी गई है बर्ड फ्लू के चलते, और क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए, अपने बर्ड फ्लू को लेकर राजस्थान सरकार ने 12 जिलों में 144 की धारा लगा दी है और वहीं रोज अलग अलग तरह के पक्षियों के मरने के भी आंकड़े आ रहे हैं और प्रशासन द्वारा और वन विभाग बिल्कुल ही अलर्ट मोड पे है और इन्होंने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रखा है जहाँ पे भी घटना आए तो वो कंट्रोल रूम को सूचना दे सके। भवानी, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें आखिरकार किस तरह के मामले सामने आए हैं, किन किन इलाकों में किस तरह के मामले सामने हैं, क्या कोई सिर्फ मिल रहे हैं या फिर मुर्गियों में भी ऐसे लक्षण मिले हैं? बिल्कुल, मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि सबसे पहले ये मामला झालावाड़, अपने राजस्थान के झालावाड़ से ये शुरू हुआ था और झालावाड़ में कम से कम 99 कौवों की मौत हो गई थी और वहाँ पे जो सैंपल लिए गए थे उसमें बर्ड फ्लू पाया गया था। वहीं दूसरी बात करें हम नागौर की, तो नागौर में कम से कम 33 मुर्गियां हैं वो मर गई थी, जिसमें उनमें जो सैंपल लिए गए उसमें बर्ड फ्लू के सैंपल की पुष्टि हुई है और प्रशासन ने जिन जिन क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के सैंपल पाए गए हैं उसमें प्रशासन ने अंडे और चिकन पे बिल्कुल, यानी कि अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्य में कदम उठाए जा रहे हैं और कहां पर किस तरह के मामले सामने आए। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।